हमारे टॉपिक का नाम है आरएल सीरीज़ एसी सर्किट। हम अभी तक ये देखते आए हैं कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल सर्किट एलिमेंट्स हो, यानी रजिस्टर या इंडक्टर या कैपेसिटर, और उनको हम कनेक्ट करें एक एसी वोल्टेज के सोर्स के साथ, तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट होगा वो कैसा आएगा। हमने सब चीज़ें देख ली हैं पहले फॉर इंडिविजुअल सर्किट एलिमेंट्स। लेकिन अगर हम कंबाइन कर दें रजिस्टर और इंडक्टर को एक सीरीज़ सर्किट में और हम उन दोनों को कनेक्ट कर दें एक एसी वोल्टेज सोर्स के साथ, तो उस केस में जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि इस केस में कि जब हमने कनेक्ट किया सीरीज़ में इंडक्टर और रजिस्टर को एक एसी वोल्टेज के सोर्स के साथ, तो रिज़ल्ट में जो आउटपुट है हमारे पास वो क्या आएगा। और हम इसी टॉपिक के आगे जाके देखेंगे सब टॉपिक्स में कि पावर कैसे डिसिपेट हो रही होगी एक आरएल सर्किट के अंदर, उसका इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनेगा, और लास्ट टाइम देखेंगे व्हाट इज़ क्यू फैक्टर फॉर दिस आरएल सीरीज़ एसी सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले कनेक्ट कर दिया रजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज़ में एक एसी वोल्टेज के सोर्स के साथ। तो हमारे पास ये रजिस्टर आया, ये इंडक्टर, और हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज़ में एसी वोल्टेज सोर्स के साथ। ये हमारा रजिस्टर, ये इंडक्टर, और ये वो वोल्टेज जो अपीयर हो रही है एसी सोर्स से। अब क्योंकि ये एक सीरीज़ सर्किट है, लिहाजा यहाँ जो करंट है वो सेम फ्लो करेगा। यही करंट यहाँ भी होगा, यही करंट यहाँ भी होगा। जो वोल्टेज है ये डिफरेंट होगी। यहाँ वोल्टेज होगी VR, यहाँ होगी VL, बिकॉज एक सीरीज़ सर्किट में जो वोल्टेजेस हैं वो डिफरेंट होंगी। तो अगर इसको हम देखना चाहें तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज अपीयर हो रही है वोल्टेज सोर्स से, ये इन दो सर्किट एलिमेंट्स में यूज़ होगी, यानी ये कंज्यूम करेंगे इस वोल्टेज को, तो ये आ जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर फ्रॉम ओहम्स लॉ। इसकी वोल्टेज होगी IR, और इसकी वोल्टेज होगी IXL, यानी करंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हमने ये करना है कि यहाँ से आई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, बिकॉज ये बनेगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बनेगा आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर, दोनों में आई स्क्वायर कॉमन है। तो ओवरऑल ये बनेगा हमारे पास हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे v के साथ, ये बनेगा और ये जो v बाय आई है फ्रॉम ओहम्स लॉ इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। बट इस सर्किट के अंदर हम दो सर्किट एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे फैक्टर इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट, इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा Z। देखिए हम ये बोलते हैं ना ओहम्स लॉ में V इक्वल टू IR, R आ जाएगा V बाय आई। यहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस की, तो ये आ जाएगा इम्पीडेंस, जिसे हम लिख रहे हैं इधर। अच्छा, अभी क्या है कि यहाँ तक हमने इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स की बात कर ली है। अभी हम इसी सर्किट के लिए फेज़र डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि इस पूरे सर्किट की जो कंबाइंड फेज़र डायग्राम है वो क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस,
और इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। हमने देखा था कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो वोल्टेज है ये करंट से लीड करती है बाय 90 डिग्री। इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। देयरफॉर इसे अगर हम ड्रॉ करें तो ये यूँ होगा VL I, और इनके दरमियान जो एंगल डिफरेंस है ये होगा 90 डिग्री का। जबकि एक रेजिस्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है, यहाँ वोल्टेज और करंट दे आर इन फेज। हमने ये बात देखी थी AC थ्रू अ रेजिस्टिव सर्किट में। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है ये करंट। तो हमने बेसिकली रिलेट करना है VL को और VR को। तो हम अगर बात करें इन RL सीरीज सर्किट हम क्या करेंगे, जो करंट है ये हमारी आ जाएगी रेफरेंस वैल्यू। देयरफॉर हम इसको लिखेंगे ऐसे, ये VL ये VR। अभी हमने करनी है बात इस वोल्टेज की। तो वोल्टेज क्या से आएगी, इन दोनों के दरमियान हमारे पास वोल्टेज आ रही होगी, और ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं फाई। अब बेसिकली फाई क्या है, इसे हम कहते हैं फेज एंगल। तो फेज एंगल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहेंगे tan फाई। अब tan थीटा बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो VL बाय VR ये हमारे पास आ जाएगा, इसे हम कह देंगे कि फेज एंगल यानी फाई ये किसकी इक्वल है, tan इनवर्स VL बाय VR। अब अगर हम यहाँ इसको लिखें इन टर्म्स ऑफ करंट, अब ये हमारे पास आएगा I XL बाय IR। तो tan फाई इज इक्वल टू XL बाय R। अभी अगर हम इसी को, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें इन टर्म्स ऑफ फेजर डायग्राम, तो ये डायग्राम कैसे आएगी हमारे पास कि जैसे हमने कहा था कि VL वोल्टेज लीड करती है इंडक्टर में करंट से। तो यहाँ क्या होगा, हम इस VL को रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में XL से, क्योंकि हमने इसी इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बनाई है। देयरफॉर इधर आएगा XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ आएगा R यानी रेजिस्टेंस। अब जो इम्पीडेंस है वो आ रही होगी इन दोनों के दरमियान। अब इसमें इम्पीडेंस क्या होगी, बेसिकली ये Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तक जो हमने बात की थी इसे हमने कहा था कि ये इसका फेज एंगल है, जो बेसिकली रेशो है VL और VR की। अगर हम बात करें इसके पावर एंगल की, पावर एंगल क्या होगा, ये हमने बात की फेज एंगल की, अभी हम बात करते हैं पावर एंगल। पावर एंगल होगा कॉज अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ये बेस हो गई, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये क्या होगा,
वी आर बाई वी, ये इसका हो गया पावर एंगल इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस। इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस इसे हम कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा R बाय Z या दिस वैल्यू। अभी हमने यहाँ तक आके इसकी डायग्राम, इसकी डेरिवेशन, इसकी फेज़र डायग्राम, इसका फेज़ एंगल, इसका पावर एंगल, सब चीज़ें डिस्कस कर ली। इसके बाद हम करते हैं बात इसके इम्पीडेंस ट्रायंगल की। तो ये जो फिगर है इटसेल्फ, इसे हम कहते हैं कि ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है एक सीरीज़ RL AC सर्किट के लिए, जिसमें हमने रिलेट किया इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इसकी इम्पीडेंस को। इस डायग्राम को हम कहते हैं कि ये इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल है। लास्ट में हम करते हैं बात क्यू फैक्टर की। अच्छा, जो क्यू फैक्टर है बेसिकली वो हम इसी इक्वेशन को कहते हैं, यानी क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ XL टू R या ओमेगा L टू R। अब बेसिकली ये हम क्यों यूज़ करते हैं क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर, ताकि हम ये डिस्क्राइब कर सकें कि जो हम ये कॉयल या जो हम इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं ये कितना इफ़ेक्टिव है। तो हम ये ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो इंडक्टेंस है ये ज़्यादा हो, जो रेजिस्टेंस है ये कम हो। रीज़न इसकी क्या है कि जो इंडक्टर है ये एक करंट स्टोरिंग डिवाइस है, तो इसकी जितनी हाई इंडक्टेंस होगी उतनी ज़्यादा ये अपने अंदर करंट को स्टोर कर सकेगा। और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि इसमें जो पावर लॉसेस हैं वो कम से कम होंगे। देयरफॉर हमारी ये कोशिश होती है कि ये जो इंडक्टेंस है इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल एंड रेजिस्टेंस इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम इसके पावर के ग्राफ्स को डिस्क्राइब करेंगे, हम उसकी तरफ जाते हैं। देखिए, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है एक AC सर्किट में, जिसमें हमने ये बताया कि ये जो कर्व है ये वोल्टेज की कर्व है, तो डॉटेड लाइन से शो हमने किया ये करंट की कर्व है, और करंट और वोल्टेज के दरमियान एक फेज़ डिफरेंस मौजूद है, जैसे हमने नाम दिया एंगल फाई, और हमने ये फाई यहाँ फाइंड आउट किया भी है। अभी ये जो कर्व है जो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये इसकी पावर की कर्व है। अब देखें कि जो पावर है इसके मैक्सिमम टाइम के लिए ये पॉजिटिव रह रही है, बट इन दो इंस्टेंट्स में ये नेगेटिव है। नेगेटिव पावर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो टाइम के जिसके दौरान ये जो सर्किट का कॉम्बिनेशन है ये पावर रिटर्न कर रहा होगा, यानी आप यूँ कह लें कि ये एज आ सोर्स एक्ट कर रहा होगा, यानी सर्किट को अपनी वोल्टेज भी दे रहा होगा। ये टाइम बहुत ब्रीफ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आएगा, तो ये वैल्यू आम तौर पे होगी 30 डिग्री, यानी इतने टाइम के लिए जो ये सर्किट है ये एज अ सोर्स एक्ट कर रहा होगा और सर्किट को अपनी पावर रिटर्न कर रहा होगा। लेकिन जो रिमेनिंग टाइम है जिसमें इसका एम्पलीट्यूड हाई है और ये पॉजिटिव है, उस टाइम के दौरान ये पावर कंज्यूमिंग एलिमेंट होगा और इस केस में इसकी पावर पॉजिटिव होगी। उसके बाद दोबारा यही टाइम आएगा कि जिसमें ये दोबारा एक्ट करना शुरू कर देगा एज अ पावर सोर्स, फिर दोबारा ये करेगा एज अ पावर कंज्यूमिंग सर्किट। तो अगर हम अभी इस ग्राफ से वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस को लिखें तो ये इस तरह आएगा कि V इज़ इक्वल टू वी एम, ये वाली वोल्टेज, इंटू साइन ओमेगा टी, बिकॉज ये वोल्टेज ये लीड कर रही है करंट से। और जो करंट की इक्वेशन है ये आएगी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, बिकॉज करंट लैग कर रही है वोल्टेज से बाय एंगल फाई। इन टर्म्स ऑफ पावर
ये बनेगा P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अब ये कॉस फाई क्या है, इसे हम कहते हैं बेसिकली कॉस फाई देखा तो हमने, ये पावर एंगल है और इसे हम कहेंगे ये पावर फैक्टर है जो ये डिटरमिन करेगा जो पावर ट्रांसमिट हो रही है इस सर्किट के अंदर ये क्या होगी। ट्रांसमिट जितनी हो जाएगी वो तो कंज्यूम होगी, रिमेनिंग सारी पावर लॉस होगी। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो पावर है, ये पावर फैक्टर है सॉरी, इट शुड बी एज क्लोज टू 1 एज पॉसिबल। रिजल्ट में क्या होगा कि पावर लॉसेस जो हैं वो कम से कम होंगे। तो बेसिकली आम तौर पे ये होता है कि कॉस फाई की या पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है ये 0.8 या 0.85 इसके करीब करीब होती है। बट हमारी कोशिश ये होती है कि जितना क्लोज हो 1 से उतना अच्छा है। तो अगर इसको हम लिखें अल्टरनेट एक और फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू, तो ये बनेगा V बाय √2, ये बन जाएगी VRMS इंटू I बाय √2 कॉस फाई। फिर वही बात, ये कॉस फाई शो कर रहा है पावर फैक्टर को कि पावर ट्रांसमिट कितनी हुई है, पावर लॉस जो है वो कितना हुआ है। और हमारी ये कोशिश होती है कि पावर लॉस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो यूँ हमने इस टॉपिक को completely एंड कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम डायग्राम टू इट्स वेरियस डेरिवेशंस, then going to phase angle, power angle, then impedance triangle, Q factor and at the end पावर की जो ग्राफ्स है ये हमने डिस्कस किए और हमने बात की पावर फैक्टर की भी आके एंड पे।